हेमा, बच्चों के सामने लंबा जीवन होता है। अगर सही समय पर टीबी का पूरा इलाज भी लिया जाए तो कुछ रोग का प्रभाव और दवाओं का भी जाहिर तौर से कुछ प्रभाव रहता होगा। आने वाले जीवन के लिए कितनी जटिलताएं हो सकती हैं और किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या जो इलाज लिया जा रहा है या जो रोग है उसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास पर या ओवरऑल हेल्थ पर भी होता है? जी, तो टीबी का जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम कहें तो बच्चों के अंदर काफ़ी रहते हैं। टीबी जब बच्चों के अंदर होता है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही चीज़ें रुक जाती हैं। तो बच्चों की जो नॉर्मल हाइट होती है, नॉर्मल वेट गेन होता है, वो एक बच्चों का रुक जाता है। कुछ अंगों में जिनमें टीबी का प्रभाव होता है, जैसे कि हम बात करें फेफड़ों की, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें फेफड़ों का स्कार रह जाता है और आगे जाके उन बच्चों में बलगम की समस्या या लंग का विकास पूरा नहीं हो पाता। अगर बच्चे को दिमागी टीबी है तो उन बच्चों के अंदर भी बच्चे बढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ बच्चों को फालिश का असर आ जाता है, जैसे हम पैरालिसिस या पैरासिस कहते हैं, वो हो जाता है। कुछ बच्चों के अंदर दौरों की समस्या हो जाती है, ब्रेन में पानी भर जाता है, जिसे हम हाइड्रोकेफेलस कहते हैं। कुछ बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों के अंदर अक्सर देखी गई हैं कि बच्चों के अंदर जिस रोग के अंदर जिस सिस्टम को उसने अफेक्ट किया है, उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई उसका प्रभाव रह सकता है। जी। दूसरी बात आपने कहा बच्चों को दवाइयों से असर हो सकता है। हाँ, बच्चों को टीबी की दवाइयों से भी असर हो सकता है। कुछ दवाइयों की टॉक्सिसिटी होती है तो उन बच्चों के अंदर, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इलाज नहीं करना, हमें इलाज पूरा करना है। जी। दवाइयों का असर, कुछ प्रभाव जो होते हैं वो कम ही होते हैं, इसलिए हमें बच्चों को पूरा इलाज देना है। जी, और जितना अच्छा पोषण होगा, जो जटिलताएं हैं वो भी कम होगी और रिकवरी भी जल्दी होती है। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। रजत है, सुधा है, कीर्ति है, राजीव है, शिप्रा है। सवाल इनका जुड़ा हुआ है कि टीबी यदि हो गई है, एमडीआर टीबी में अगर तब्दील हो जाती है तो क्या जो दूसरा व्यक्ति संक्रमित होगा उसे भी एमडीआर टीबी ही होगी? और दूसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी को फेफड़ों की टीबी हुई है, क्या यदि इलाज ठीक से ना हो तो फेफड़ों की टीबी किसी दूसरे अंग की टीबी में बदल सकती है? कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? इनकी दोनों आशंकाएं ठीक हैं। पहला जो इन्होंने कहा है कि अगर एमडीआर टीबी हो गई है और अगर वो मरीज खांसता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया निकलेंगे वो एमडीआर टीबी के ही निकलेंगे और उससे संक्रमित जो व्यक्ति होंगे उनको एमडीआर टीबी ही होगी और वो पहले दिन से ही एमडीआर टीबी होगी। यानी जब भी टीबी डेवलप होगी उनको एमडीआर टीबी ही होगी। तो ये बात देखने की है, इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है कि भाई आपके संपर्क में कोई टीबी का व्यक्ति तो नहीं रहा था। जी जी। तो अगर कोई टीबी का संपर्क के व्यक्ति में आप आए थे तो उसको साधारण टीबी थी या जटिल टीबी थी। साधारण टीबी यानी सेंसिटिव टीबी, जटिल टीबी यानी एमडीआर टीबी या एक्सटीआर टीबी। जी। तो ये बात तो सही है कि अगर एमडीआर टीबी के मरीज से रोग फैलेगा तो वो एमडीआर टीबी होगी। ठीक। दूसरा जो इन्होंने कहा कि क्या फेफड़े के टीबी होने के बाद दूसरों अंगों में फैल जाती है, बिल्कुल ये भी इनकी आशंका सही है कि अगर फेफड़ों के अंग की टीबी होती है, देखिए क्या है कि जब हम खांसते हैं, खांसने से ही टीबी फैलती है और खांसने के बाद जो टीबी के कीटाणु जाते हैं वो हमारी हवा के साथ फेफड़े में ही जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरा फेफड़े की ही टीबी होने का है। लेकिन फेफड़े के अंदर जब ये बैक्टीरिया ब्लड में जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से यानी रक्त संचरण से जब दूसरे अंगों में जाते हैं तो दूसरे अंगों की भी टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि अगर फेफड़े की टीबी है तो इससे फैलकर किसी भी अंग की टीबी हो सकती है। ब्रेन की हो, गांठ की हो, किडनी की हो, बोन की हो, त्वचा की हो, आंख की हो, कहीं की भी टीबी हो सकती है। दोनों ही इनकी आशंकाएं ठीक है। एक छोटा सा और आंसर आपसे चाहेंगे डॉक्टर सूर्यकांत। बहुत सारे बार ऐसे मामले भी देखे गए हैं कि जहां पर कोई फाइंडिंग ना निकली हो, यानी किसी तरह के लक्षण थे असामान्य और ऐसा डिटेक्ट नहीं हो पाया कि क्या है, तो उसके लिए टीबी का इलाज शुरू कर दिया जाता है अपनी तरफ से बहुत सारे विशेषज्ञों की ओर से। किन मामलों में आप ये मानते हैं और कितना उचित है ये? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए पहली कोशिश क्या है, ये तो ऐसे ही हुआ ना कि चोरी का इल्जाम साबित हुआ नहीं और उसको थाने में बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है। हमें जो है पूरी कोशिश करनी चाहिए, सैंपल जहाँ का भी है वो लेना चाहिए, चाहे फेफड़े की टीबी हो या दूसरे अंग की टीबी हो। तो पहला प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हमें टीबी की जांच के लिए सैंपल जरूर लेना चाहिए। अर्थात फेफड़े की टीबी की तो हम बलगम लें। मान लीजिए कोई कह रहा बलगम आ ही नहीं रहा है, तो हम जैसा सौरभ ने बताया, डॉक्टर सौरभ मित्तल ने, कि भाई हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। हम जो है फेफड़े की नलियों में एक एंडोस्कोप डालते हैं और वहां से सैंपल ले लेते हैं।
बच्चा है, मान लीजिए बच्चे को खांसी आती है और बलगम अक्सर वो मुंह में ले लेता है, मतलब पेट के अंदर निगल लेता है, तो हम बच्चों के अंदर गैस्ट्रिक एस्पिरेट की जांच कर सकते हैं बच्चों के अंदर, या हम कई बार क्या करते हैं नेबुलाइजर कराते हैं और कफ को इंड्यूस कर सकते हैं, तो हम इंडक्शन कफ ले सकते हैं। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। इसी तरह लिम्फ नोड है तो हम उसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइकोलॉजी। जी, तो संदेश साफ है कि जब तक रोग की पहचान ना हो जाए, यानी सही फाइंडिंग ना हो जाए, डायग्नोसिस ना हो जाए कि रोग टीबी हो सकता है या है, उसके बिना ही टीबी का इलाज शुरू नहीं होना चाहिए और ना ही विशेषज्ञ के परामर्श के बिना दवाएं आपको बंद करनी है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं टीबी यानी तपेदिक रोग के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। टीबी कितना बड़ा खतरा है और इस खतरे को कैसे दूर करने के प्रयास हो रहे हैं, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर सूर्यकांत, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU, हमारे साथ डॉक्टर सौरभ मित्तल फ्रॉम पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन एम्स, डॉक्टर हेमा गुप्ता मित्तल in charge division of pediatric pulmonology from RML Hospital, and Dr. Vinay Garg, public health expert from Central TB Division, Ministry of Health and Family Welfare। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सूर्यकांत आपसे कि क्या टीबी उन्हीं लोगों को होती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है? उनको ज्यादा होती है लेकिन दूसरों को भी हो सकती है। जी। डॉक्टर सौरभ, या खांसी के साथ व्यक्ति को बलगम आए, बार बार बुखार आए या बहुत अधिक थकान लगती है, क्या ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही लक्षण हो, पर ये टीबी के लक्षण होते हैं। डॉक्टर हेमा, बच्चों में अचानक ही वजन कम होना या फिर माइलस्टोन्स ठीक से ना आना, क्या टीबी हो सकती है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये टीबी हो सकती है और हमें इन बच्चों को देखने की ज़रूरत है, डायग्नोज करने की ज़रूरत है, टेस्ट करने की ज़रूरत है और डॉक्टर के पास लाने की ज़रूरत है। जी। टीबी की टेस्ट की सुविधाएं डॉक्टर विनय गर्ग कहाँ उपलब्ध है? टीबी के टेस्ट की सुविधाएं निःशुल्क बहुत नीचे तक सब सेंटर PHC लेवल तक उपलब्ध हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध हैं, जिसका खर्चा भारत सरकार उठाती है। डॉक्टर सूर्यकांत, लेटेंट टीबी और सक्रिय टीबी क्या एक ही अवस्था है? क्या लेटेंट टीबी वाला व्यक्ति भी किसी को संक्रमित कर सकता है? लेटेंट टीबी यानी सुप्तावस्था की टीबी, अर्थात टीबी के कीटाणु तो उसको मौजूद हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिविटी भी टीबी के खिलाफ है, लेकिन वो किसी को फैला नहीं सकता टीबी, और ना ही उसको टीबी सक्रिय टीबी है। सक्रिय टीबी अर्थात जो टीबी के कीटाणु हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने बीमारी में परिवर्तित कर लिया है और उसमें लक्षण आ गए हैं। और ये सक्रिय टीबी वाला मरीज अगर खांसेगा तो खांसी के टीबी के कीटाणु निकलेंगे और दूसरों को फैला सकता है। डॉक्टर सौरभ, अगर एंटीबायोटिक्स की डोजेज और मात्रा बढ़ा दी जाए तो टीबी का संक्रमण जल्दी ठीक हो जाएगा, क्या ये सही है? तो अगर जो टीबी की दवाइयां हैं उनकी डोज और टाइमिंग एक फिक्स है जो कि आपके वजन के आधार पर होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 की जगह 4 गोली खा लें तो टीबी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको जितनी डोज बताई गई है वही दवाई आपको उतनी ही समय के लिए खानी है। डॉक्टर हेमा, अगर घर में किसी को टीबी है तो बच्चे के लिए क्या सावधानी रखी जाए जिससे उसका बचाव हो? तो बच्चों को जैसे कि बहुत हाई रिस्क रहता है किसी और से टीबी पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है,
तो हमें बच्चों को टीबी से बचाना होगा। जैसे कि नवजात शिशु के अंदर हमें वैक्सीनेशन करनी होती है, जिसके अंदर BCG वैक्सीनेशन रहता है। देन जिस मरीज़ को टीबी है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम से खाएं और कुछ एटिकेट्स रखें। जैसे कि कॉफ एटिकेट है कि बच्चे को जो है आमतौर से सांस से बीमारी फैलती है, तो अगर कोई खांस रहा है तो बच्चे के कॉन्टैक्ट में ना आए, मास्क का प्रयोग हो और वो बच्चे से अलग रहे। राइट। माँ है, कुछ बच्चों को दवाइयाँ भी हम शुरू करते हैं जिसे हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, वो हमें देनी है बच्चे को अगर कोई एक्टिव टीबी का मरीज़ है घर के अंदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ बच्चे को देखना है कि कहीं बच्चे के अंदर बीमारी तो डेवलप नहीं हो गई, तो उसको हमें स्क्रीनिंग करना है कि वज़न ठीक बढ़ रहा है, बुखार नहीं है बच्चे को, कि ताकि पता चल सके कि टीबी उसको हो तो नहीं गई है। डॉक्टर विनय गर्ग, न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा है कि उस व्यक्ति को जिसका टीबी का इलाज चल रहा है उसे पोषण भी अच्छा मिले? सरकार की तरफ से एक निक्षय पोषण योजना है जिसके तहत हर मरीज़ को 1000 रुपये प्रति माह डायरेक्ट उसके खाते के अंदर उसके पोषण के सप्लीमेंटेशन के लिए दिए जाते हैं। दूसरी एक योजना है निक्षय मित्र योजना, जिसके अंदर आप, मैं और कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक हम फूड बास्केट उस मरीज़ को हर महीने और उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को दे सकते हैं। यह स्टडीज से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अगर हमारे मरीज़ों के वज़न में 20% की वृद्धि होती है जैसे ही वो इलाज शुरू करते हैं, तो उनका मृत्यु दर या मृत्यु होने का खतरा बहुत हद तक 50-60% घट जाता है जी। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम निक्षय पोषण योजना और निक्षय मित्र बने। डॉक्टर सूर्यकांत, हम सभी कैसे योगदान दे सकते हैं ये जो संक्रमण है इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए इस संक्रमण से? देखिए, सबसे पहले तो हमें समाज में कफ एटिकेट ये बहुत जरूरी है फैलाना, कि भाई खांसी आ रही है तो इतनी हमारे अंदर एक बचाव का तरीका होना चाहिए कि हम या तो मास्क लगाएं, रुमाल लगाएं, और कुछ नहीं है तो अपना ऐसे हाथ लगाएं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो अपने को भी टीबी का शिकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं और हम पैसिव स्मोकिंग भी फैला रहे हैं, तो हम धूम्रपान ना करें, ना लोगों को धूम्रपान करने दें। कम से कम घर के अंदर और पब्लिक प्लेसेस पे नहीं धूम्रपान होना चाहिए। नंबर तीसरी बात, हमारी जो इम्यूनिटी है वो आती है पोषण से। तो हमारा जो कुपोषण है, तो अगर हम कुपोषण के शिकार लोगों की सहायता करें, लोगों को हम जो है वो इस मैलन्यूट्रिशन से बचाएं, तो हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है टीबी मुक्त भारत के लिए। और लड़कियों और महिलाओं के लिए मैं खास तौर पे कहूँगा कि शादी की एक उम्र फिक्स है, कृपया वही करें। 2 बच्चों के बीच में 5 साल का अंतर रखें, और जैसे सरकार की पॉलिसी है 2 से बच्चे ज़्यादा ना करें। और तीसरी बात, जो अभी भी लड़कियाँ और महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना है, उसका फायदा उठाएं और LPG गैस कनेक्शन से खाना बनाएं, क्योंकि उनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम तनाव में जी रहे हैं तो तनाव भी हमें बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है, जिसमें से एक टीबी भी है। ये ना करें। और वायु प्रदूषण में अगर हम कम करने में कोई योगदान दे सकते हैं, मतलब मेरे कारण वायु प्रदूषण ना हो, और हमें जब मौका मिले, जहां मौका मिले, वृक्षारोपण करते रहे। चाहे हमारे बच्चे का बर्थडे है उससे बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्यकांत, चाहे हमारी शादी की एनिवर्सरी है तो हम पति पत्नी दोनों मिलकर वृक्षारोपण। जी डॉक्टर विनय गर्ग, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे सभी के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अगर आपको ज़रा भी शक है, बिल्कुल थकान बुखार कुछ आता है, तो सामने से आकर के अपना इलाज कराएं। इस बात की वेट ना करें कि हाँ ये तो टीबी नहीं है, कुछ बढ़ेगी तब मैं जाऊंगा। जितना जल्दी हो सके अपने आप को स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं। डॉक्टर हेमा, क्या कहना चाहेंगी, बच्चों से बचाव कैसे हो इस रोग से? हमें उन बच्चों को जिनमें से बुखार रह रहा है, खांसी रह रही है, जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा है या बीमार लगते हैं और कोई और कारण नहीं मिल रहा है, उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर विशेषज्ञ के पास लेके जाएं, ताकि इस बीमारी का जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। जी डॉक्टर सौरभ, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर माँ को टीबी है तो बच्चे को स्तनपान नहीं करा सकती, क्या कहना चाहेंगे और एक वाक्य में आपका संदेश? तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर माँ ने दवाइयाँ चालू कर ली हैं तो माँ बिल्कुल स्तनपान करा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मेरा संदेश मेन ये रहेगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपनी शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल और स्ट्रेस से बचें, तो आप टीबी से बच सकते हैं। अगर आपको टीबी हो गई है तो उसका पूरा इलाज कराएं अपने स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग, और दवाइयाँ बीच में ना छोड़ें। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर सूर्यकांत, डॉक्टर सौरभ